हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आपका एक टॉपिक है, उसका नाम है मंदिर, दुर्ग, प्रमुख महल। अब आपको पता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा आपके सेकंड ग्रेड में आते हैं। अब आपके जो दुर्ग है, मंदिर है, महल है, आपको जानकर एक आश्चर्य होगा कि अभी तक आपके जो दुर्ग वाला है, दुर्ग, उसमें 2016, 2018, 2022 इन 3 वर्षों में केवल आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। 2 का मतलब है एक जैसे 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही 2018 में आया, 2022 में भी वही आया। जैसे मैं आपको यहाँ पर दुर्ग में पहले बात करता हूँ। देखो, हमें दुर्ग तो पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 साल से एक ही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। जैसे अभी यहाँ देखो, किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जानते हैं? नंबर 1 तो ये क्वेश्चन आया था 2016 में। किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जानते हैं? इसी तरह से ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया कि किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है। ये वापस 2018 में आया। कब आया? 2018 में। ये वाला क्वेश्चन वापस यहाँ पर आया। इसके बाद में आगे बात करेंगे, यही क्वेश्चन वापस यहाँ पर आया आपके कि गढ़बिटली कहां पर स्थित है। ये 2022 में क्वेश्चन आया। ये वाला क्वेश्चन वापस वही रिपीट हुआ है, गढ़बिटली कहां पर स्थित है। ये अगर आपके पास पेपर होंगे पुराने वाले तो उसमें यहां पर देख लो, यही दुर्ग आपके बार बार में रिपीट हो रहा है। और एक दुर्ग और है आपके, कौन सा वाला? ये वाला। कैसे? किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? कौन सा? जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में है, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? नंबर 1 तो ये। दूसरा कौन सा? इससे ही क्वेश्चन पूछा गया जयगढ़ दुर्ग से। यहां पर छिपा हुआ किस दुर्ग को कहते हैं? तो छिपा हुआ दुर्ग किसे कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को छिपा हुआ दुर्ग भी कहते हैं। तो वापस अभी तक आपके सेकंड ग्रेड में इन 2 दुर्गों के अलावा अभी तक कौन सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जैसे एक तो है आपके यहाँ पर गढ़बिटली। आप यहाँ सुनोगे गढ़बिटली, एक है यहाँ पर आपके जयगढ़। आप यहाँ पर ध्यान देना, आपके गढ़बिटली और जयगढ़ है। अब आपके सोचोगे कि यार इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ ले, जरूरी नहीं ये पूछे, आपको सभी दुर्ग पढ़ने पड़ेंगे। जैसे गढ़बिटली की बात करें तो ये किस पर है? ये बेटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको गढ़बिटली कहते हैं। ये यहाँ पर इसको तारागढ़ भी कहते हैं। तारागढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ पर अगर बात करें पृथ्वीराज की जो पत्नी थी, जो संगा का भाई था, पृथ्वीराज का भाई था, जो उसका संगा का, तो पृथ्वीराज की पत्नी थी तारा के स्मृति में इसका नाम तारागढ़ रखा गया। यहाँ पर अब बात करेंगे मुस्लिम दुर्ग है। कौन सा? मुस्लिम दुर्ग है। मुस्लिम दुर्ग का मतलब ये है कि यहाँ पर म से बन रहा है, यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है। कौन सी? मीरान साहब की यहाँ पर दरगाह है। इसी तरह जयगढ़ है, इसको चिल्का टोला भी कहते हैं। चिल्का टोला का मतलब है कि च से बन रहा है, यहाँ पर छिपा हुआ दुर्ग। क्या? छिपा हुआ दुर्ग भी कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं जयगढ़ दुर्ग में विजय सिंह को कैद रखा गया। कहां पर? विजय सिंह को कैद रखा गया। विजय सिंह कौन था? सवाई जय सिंह का भाई था। सवाई जय सिंह का भाई था विजय सिंह। अब इसको विजय सिंह को यहाँ पर कैद रखा गया। कहां पर? विजय सिंह के नाम पर विजयगढ़ी। क्या नाम है? विजयगढ़ी। तो विजयगढ़ी भी यहाँ पर है। विजयगढ़ी क्या है? एक अंत दुर्ग है। एक अंत दुर्ग है। कहां पर? यहाँ पर जयगढ़ में विजयगढ़ी एक अंत दुर्ग है। जिस तरह से कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है, उसी तरह यहाँ पर जयगढ़ में विजयगढ़ी है। विजयगढ़ी नाम किस पे पड़ा? यहाँ पर विजय सिंह के नाम पर पड़ा। जयगढ़ से पूछा गया कि यहाँ अभी तक कोई भी जौहर नहीं हुआ। अब साथ में यहाँ पर कोई जौहर नहीं हुआ, तो साथ में आप यहाँ देख लो कि अभी तक इस पर कभी भी यहाँ पर बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। कभी यहाँ पर बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। इस कारण ही इस दुर्ग में यहाँ पर कछवा वंश का जो क्या राजकोष न्यायी था। कछवा राजवंश का राजकोष न्यायी था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। इस कारण यहाँ पर सुरक्षित था। इस कारण ही राजकोष न्याय था, तो इंदिरा गांधी सरकार ने यहाँ पर खुदाई करवाई। मतलब आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ने हैं। आपको दुर्ग हुआ, कुछ भी हुआ, जिसे मैं आपको बोलूं गागरोन है। गागरोन में आप देखोगे, गागरोन में 2 बार ग है। गाग से 2 बार ग है। डोड में क्या है? 2 बार डोड है। पीपा में क्या है? 2 बार प है। तो गाग से डोड, पीपा दो में दो बार सेम है। तो गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? डोड परमाणु ने करवाया। क्या किसने निर्माण कराया? डोड परमाणु ने इसका निर्माण करवाया। डोड परमाणु ने इसका निर्माण करवाया, तो इस कारण डोड के नाम पर इसको डोडगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डोडगढ़। किस किले को डोडगढ़ कहते हैं? तो गागरोन कहते हैं।
पीपा का जन्म गागरोन में हुआ था और पीपाजी छतरी भी यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर आपके गागरोन में है। तो ये आपको जितने भी दुर्ग है वो सब आपको इसी तरह से आपको याद करने हैं। जैसे बात करते हैं आपके जैसलमेर है, कौन सा, अब जैसलमेर है तो जैसलमेर में आप किस तरह से याद करोगे। जैसलमेर में जैसे बात करते हैं कि यहाँ पर दोरा परकोटा है, कौन सा, दोरा परकोटा। अब दोरा परकोटा है तो यहाँ पर दूसरा लिविंग फोर्ट है, दूसरा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो दोहरा परकोटा दूसरा, दोनों में क्या है, दो है, दो है। दोहरा परकोटा कहां पर है, जैसलमेर, क्योंकि दो आ रहा है इसमें, दोहरा। दूसरा में क्या रहा है, दो। तो यहां पर दोहरा परकोटा किस किले में है, जैसलमेर में है। दूसरा लिविंग फोर्ट कहां पर है, जैसलमेर में है। तो इसी तरह से यहां पर देखो कमरकोट, मैंने क्या लिखा, कमरकोट। तो कमरकोट में दो बार क है नहीं है, दो बार क है, तो दोहरा परकोटा को क्या कहते हैं, कमरकोट। जैसलमेर के जो दोहरा परकोटा है उसे क्या कहते हैं, कमरकोट कहते हैं। दोहरा में दो बार क है, दोहरा परकोटा, कमरकोट। इसी तरह से अगर आप याद करो तो आपको दुर्गों को इसी तरह से, जैसे 99 बुर्ज है, इसमें क्या है, इसमें 99 बुर्ज हैं, इसमें 28 साके हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 99 आया तो यहाँ पूरा 100 नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ 28 आया तो यहाँ पर पूरा 3 नहीं हुआ, कम है दोनों में। तो इस तरह से कहां पे है ये दोनों, जैसलमेर में। तो आपको दुर्ग, मंदिर, स्थापत्य, पूरी कला संस्कृति इसी तरह से आपको याद करनी होगी। एक बार आपको बार बार रटना नहीं है, आपको समझना है। एक बार आप राजस्थान कला संस्कृति इस तरह से पढ़ लोगे पूरी की पूरी, तो पूरी की पूरी आपके यहाँ पर अंतर संबंधित हो जाएगी। जैसे देवता है, लोक देवियां, सब कुछ आपके भूगोल, सब कुछ आपके इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए जीके पेपर में स्कोर बहुत ही अच्छा होना आवश्यक है और उस स्कोर को अच्छा बनाने के लिए राजस्थान की कला और संस्कृति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जिस वजह से यहाँ से अगर 11 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो इसमें से मुश्किल से अभ्यर्थी 5 या 6 ही क्वेश्चन इनको सही कर पाते हैं, लेकिन आपका स्कोर पूरा में से पूरा होना आवश्यक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपका जैसे लोक देवता, देवियां, मंदिर, दुर्ग, प्रमुख महल, मेले, त्योहार, ये सब आपस में रिलेटेड है, आपस में अंतर संबंधित है। अगर जैसे आपके लोक देवता है तो लोक देवता का मंदिर भी रहेगा, उस मंदिर पर जो लोक देवता का जन्म हुआ था तभी उसका मेला लगता है, एक दूसरे से बिल्कुल अंतर संबंधित है। इसकी बात करूंगा, आपको यहाँ पर समझना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर बात करता हूं मेले और त्योहार की, अगर मेले और त्योहार की बात करूंगा तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें याद करना है। देखो, लोक कला संस्कृति है, उस संस्कृति में मेले और त्योहारों से हर बार आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूं, पहले आप यहां पर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके यहां पर पूछा गया था संस्कृत विभाग में 2022 में। ये क्वेश्चन था, गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो ये था गुड़लेखा। अब गुड़लेखा कौन था, अब गुड़लेखा ने वहां पर जोधपुर रियासत में आतंक कर रखा था, तो इस कारण जो जोधपुर का शासक था सातल देव ने इसका वध कर दिया। वध करने के बाद में यहाँ पर जोधपुर में गुड़लेखा की स्मृति में हर साल क्या मनाया जाता है, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अब सातल देव की मृत्यु कब हो जाती है, गणगौर पर इनकी मृत्यु हो जाती है, गणगौर पर। अब गणगौर पर मृत्यु होने के कारण जोधपुर का शासक था, अब जोधपुर का शासक था जिसकी मृत्यु गणगौर पर हो जाती है सातल देव की, सातल देव ने ही इसकी हत्या की थी, इसको ही मारा था। तो सातल देव की जो मृत्यु गणगौर पे होने के कारण जोधपुर में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है। इस कारण ही जोधपुर में एक धींगा गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। कौन सी, धींगा गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। मतलब यहाँ पर गणगौर नहीं मनाई जाती, कौन सी, धींगा गणगौर का त्योहार जोधपुर में। यहाँ पर क्यों नहीं मनाई जाती, यहाँ पर सातल देव की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी। इसी तरह से अगर यहाँ आप देखोगे गुड़ला, अब गुड़ला में आप एक बात देखो कि यहाँ पर मैंने लिखा गुड़ला, यहाँ पर गुड़ला में क्या है, यहाँ पर ड है नहीं यहाँ पर। इसी तरह दुलंडी, दुलंडी में भी क्या है, यहाँ पर आपके ड है, दुलंडी हुई, गुड़ला हुआ, या फिर आपके बासड़ा में भी क्या है आपके यहाँ पर ड है। देखो ड ड ड, गुड़ला में भी ड, दुलंडी में भी ड, बासड़ा में भी ड, तीनों में ही ड है। तो ये तीनों ही त्योहार आपके चैत्र में,
चैत्र में कृष्ण पक्ष में मनाए जाते हैं। किसमें? कृष्ण पक्ष में मनाए जाते हैं ये तीनों त्योहार। बासड़ा का मतलब शीतला अष्टमी के दिन, यानी कि शीतला अष्टमी के दिन हम बासी भोजन करते हैं, उसको बासड़ा कहते हैं। तो शीतला अष्टमी का त्योहार कब? अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। गुल्ला का त्योहार दुल्हन डीबी चैत्र कृष्ण एकम को। ये तीनों त्योहार इस तरह से आपको याद करते हुए जाने हैं, एक दूसरे से मिल जाएंगे आपके कि यहाँ पर सातल देव गणगौर क्यों नहीं मनाई जाती। अगर आप एक बात देखोगे, यहां समझो, जैसे आपके हिंदू माह में, जैसे हिंदू माह है, अब हिंदू माह में 2 दिन आते हैं, एक आता है आपके यहाँ पर पूर्णिमा, एक आता है आपके अमावस्या। समझ रहे हैं? यहाँ पर एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या। पूर्णिमा यहाँ पर आएगा प से बनता है पूरा। पूरा का मतलब क्या है कि जब पूर्णिमा आती है तो वो महा पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो महा क्या होता है? समाप्त, यानी कि पूरा हो जाता है। और जब अमावस्या आती है, अमावस्या में है, से बनता है आपके आरंभ, यानी कि अमावस्या से कोई भी हिंदू त्योहार का आरंभ होता है। जैसे मैं बोलूं कि आपके आज कार्तिक अमावस्या है, तो कार्तिक अमावस्या का मतलब यह है कि अब कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है। अगर मैं बोलूं कार्तिक पूर्णिमा, तो उसका मतलब है कि कार्तिक पूर्णिमा नहीं, कार्तिक माह समाप्त हो गया है। इस बात में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखो अगला त्योहार, कौन से त्योहार भाद्रपद में नहीं मनाए जाते हैं? अगर यहाँ पर बात करें तो कौन से त्योहार भाद्रपद में नहीं मनाते हैं, तो आपके महीने पूरे आपको याद होना चाहिए। भाद्रपद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर बाद। अब देखो आपके एक चीज है, जैसे एक तो होती है आपकी छोटी तीज। कौन सी? छोटी तीज। एक होती है आपकी बड़ी तीज। कौन सी? बड़ी तीज। बड़ी तीज को यहाँ पर कजली तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर कजली तीज भी कहते हैं। अब देखो छोटी तीज में क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा श्रावण। क्या लिखा यहाँ पर? श्रावण। और बड़े तीज में यहाँ पर मैंने लिखा भाद्रपद। भाद्रपद। अब देखो छोटी तीज में आप यहां पर देखोगे तो छोटी तीज में श्रावण भी छोटा शब्द है, 3 शब्दों का ही है। बड़ी तीज में देखो भाद्रपद 4 शब्दों का है, तो बड़ा है। तो बड़ी तीज बड़े शब्दों में और छोटी तीज छोटे शब्दों में। अब मैंने यहां लिखा कजली तीज में क है, क से क्या बन रहा है? कृष्ण पक्ष। क्या? कृष्ण पक्ष। अब फिर दूसरी बात, यहां बड़ी में ब है, ब से क्या बन रहा है? बूंदी में। कहां पर बनती है? बूंदी में। तो भाद्रपद में ही, भाद्रपद की तीज में तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज बनती है। कहां बनती है? बड़ी तीज बूंदी में। श्रावण में छोटी तीज कब? ये आपके शुक्ल पक्ष में बनती है। कब? शुक्ल पक्ष में। अब आपके यहाँ पर एक और आता है। अब मैं यहाँ आपको एक चीज और बता देता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर है गणगौर। देखो यहाँ पर गणगौर हुआ या फिर आपके यहाँ पर तीज हुई, दोनों में बिल्कुल समानता है। दोनों ही आपके छोटी तीज की बात कर रहा हूं, यहाँ पर दोनों में समानता है कि दोनों ही त्योहारों पर घूमर नृत्य किया जाता है। कौन सा? घूमर नृत्य दोनों पर किया जाता है। साथ में ही इन दोनों पर्वों पर सिंजारा बीज जाता है। कौन सा? सिंजारा पर्व। आपको आप सिंजारा एक दिन पहले ही आपके सिंजारा बेचने की पड़ता है। इसी तरह से दोनों ही शुक्ल पक्ष, कौन सी? शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर में ग है, ग से मतलब गीत, यानी कि सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर है। ये आपको इस तरह से याद करने हैं। अब कौन से त्योहार, जैसे भाद्रपद में आया तो भाद्रपद में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? जैसे आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना, कृष्ण क्या थे? कृष्ण कौन थे? कृष्ण जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी आती तो कृष्ण कौन थे? तो कृष्ण का जो रंग था वो काला था। कैसा? काला था। और जो राधाष्टमी थी, राधाष्टमी आती है यहाँ पर, राधाष्टमी की बात है तो राधा क्या थी? सफेद रंग की थी। कौन सी रंग की थी? सफेद रंग की थी। तो कृष्ण जन्माष्टमी काले थे, तो काला का मतलब है भाद्रपद। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कौन? कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण से कृष्ण अष्टमी को। राधा सफेद थी तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कौन सी? शुक्ल से सफेद, यानी कि शुक्ल अष्टमी को। इसी तरह से आपके भाद्रपद में गोगा जी का त्योहार। कौन सा? गोगा जी का। इसी तरह गोगा जी में ग है, ग से आपके गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी में भी आपकी ग है, गोगा जी में भी ग है। इसी तरह से बलराम जयंती, यानी कि कृष्ण बलराम राधा तीनों है, तो इसका भाद्रपद में। इसी तेजा जी हुआ, आपके गोगा जी हुआ, आपके रामदेव जी हुआ, सबका त्योहार इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर आगे कौन कौन सा त्योहार। इसी तरह से आपको क्वेश्चन था कौन सा असंगत है, ये भी 2022 में पूछा गया संस्कृत विभाग में कि मोमासर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर। बिल्कुल गलत है। मोमासर उत्सव आपके बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में मनाया जाता है। और चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। कजली तीज बूंदी में बताया भी। शीत महोत्सव माउंट आबू में। अब यहां पर समझना,
यहाँ पर आप समझना जो अभ्यर्थी है गलती कहाँ करते हैं, जैसे यहाँ आया थार महोत्सव, क्या है यहाँ पर थार महोत्सव आया, तो थार महोत्सव में बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि इसमें जैसलमेर कर देते हैं, क्या कर देते हैं जैसलमेर। अब आपको यहाँ पर समझना होगा थार में क्या है था, और मैं यहाँ लिखो बाड़मेर, यहाँ लिखो बाड़मेर में जाता है, तो बाड़मेर में क्या है बा, तो था और बा दोनों में समान था और बा, तो थार महोत्सव का बाड़मेर में था और बा, और जैसलमेर में तो केवल मरु महोत्सव, कौन सा मरु महोत्सव यहाँ पर मनाता है, कौन सा मरु महोत्सव। अब जैसे आपके है जोहर मेला, जोहर मेला कहाँ पर, तो जोहर मेला आपके चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर आपके चित्तौड़गढ़ में। इसी तरह से मैं कहूँ कि मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव कहाँ, मारवाड़ महोत्सव आपके ओसिया में, ओसिया कहाँ पर है, ओसिया आपके यहाँ पर जोधपुर में है। इस तरह से आपको यहाँ पर याद करते हुए जाना है। अब जैसे यहाँ पर आपका आया चंद्रभागा मेला, अब यहाँ पर आपके 3 मेले हैं। अब 3 मेले कौन कौन से हैं, मैं आपको 3 मेले बताता हूं। जैसे आपके तो एक तो है पुष्कर मेला, कौन सा, एक पुष्कर मेला, एक है आपके कोलायत मेला। अब कोलायत मेला कहां पर है, तो कोलायत मेला आपके बीकानेर में है, ये बीकानेर में। एक है आपके चंद्रभागा मेला, अब चंद्रभागा मेला कहां बढ़ता है, ये आपके झालावाड़ में, झालावाड़ में। अब ये तीनों मेले हैं, तो तीनों मेले ही कब लगते हैं, ये आपके कार्तिक पूर्णिमा को, कब कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ते हैं 3 दिन, कब। अब देखो 3 मेले कार्तिक पूर्णिमा को, कौन कौन से, पुष्कर, कोलायत और चंद्रभागा, और तीनों में ये दीपदान की प्रथा है, कौन सी, दीपदान की प्रथा। इस तरह से आपको याद करते हुए आगे जाना है। आगे देखो क्वेश्चन कौन सा था, आदिवासियों का खुंब, आदिवासियों का यहाँ पर आया कि आदिवासियों का खुंब किस मेले का जाता है, तो बेनेश्वर का मेला। अब सुनो, बेनेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ है, ये कब बढ़ता है। अब देखो यहाँ पर बेनेश्वर धाम कहां पर है, बेनेश्वर धाम माही नदी किनारे है, कहां पर, माही नदी किनारे है। अब माही से क्या बनता है, माही से यहाँ पर माघ, तो बेनेश्वर का म से माघ, म से माघ, तो माँ है, दोनों में मामा है, तो बेनेश्वर का मेला है वो माघ महीने में लगता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। जिसी तरह से मैं कहूँ कि फूलों की होली, जैसे बहुत सी जगह फूलों की होली लिखा मैंने यहाँ पर, फूलों की होली, तो फूलों से क्या बन रहा है आपके फाल्गुन, क्या बन रहा है आपके फाल्गुन, तो फाल्गुन माह में आपके होली का त्योहार मनाता है, कौन सा, होली का त्योहार। इसी तरह से मैं यहाँ पर बोल दूं आपसे कि नाग पंचमी, देखो यहाँ बोला मैंने नाग पंचमी। अब नाग पंचमी बोला तो मैंने कहा कि नाग का रंग कैसा होता है, काला होता है, तो मैंने कहा कि काला होता है तो काला से कृष्ण बन गया। तो आपके श्रावण, जो श्रावण कृष्ण पक्षमी, कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार, क्योंकि यहाँ कृष्ण और शुक्ल में अंतर मिल जाता है, तो यहाँ पर नाग पंचमी। इसी तरह से अब आप देखो कि आप, मैं एक क्वेश्चन को बताऊंगा आपको यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर बता रहा हूं। जैसे आपकी हरियाली है, हरियाली कब होती है, आपकी हरियाली कब होगी, हरियाली होगी आपके जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त में क्यों होगी, कि जुलाई अगस्त में आपके सर्वाधिक बारिश होती है, और जुलाई अगस्त का जो महीना होता है वो होता है आपके श्रावण, कौन सा, श्रावण। तो हरियाली सर्वाधिक किसमें, जुलाई अगस्त में, और जुलाई अगस्त में कौन सा महीना, तो श्रावण में। तो हरियाली अमावस्या कब, तो श्रावण अमावस्या को, हरियाली अमावस्या, अमावस्या नहीं, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं। इसी तरह से आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो और भी क्वेश्चन है जो आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए, तो आपको एक दूसरे से अंतर संबंधित करते हुए संपूर्ण कोर्स इसी तरह से करना है ताकि आपको बिल्कुल याद हो। जैसे और भी क्वेश्चन देखा आपको, बादशाह का मेला राजस्थान के किस शहर में। अब देखो बादशाह का मेला आया यहाँ पर, तो बादशाह का मेला आया तो यहाँ पर ब्यावर में बिरता है, तो ब्यावर में आप देखो बादशाह का मेला है, तो यहाँ पर बादशाह की सवारी निकलती है, कौन सी, बादशाह की सवारी। कहाँ पर, ये भी आपके ब्यावर में, बादशाह का मेला भी यहाँ पर है। और बाबी देवर की होली भी यहाँ मनती है, बाबी देवर की होली कहाँ पर, ब्यावर में। ये आपको इस तरह से याद कर सकते हो। बादशाह के मेले में टोडमल की सवारी और बीरबल का मयूर नृत्य भी फेमस है। इसी तरह से आगे देखो, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले त्योहार हो, तो विक्रम संवत के अनुसार पहला महीना कौन सा है, पहला महीना है चैत्र, कौन सा, चैत्र। अब चैत्र में कौन सा आता है आपके, चैत्र में गणगौर, तो पहला कौन सा, गणगौर, दूसरा। इस तरह से आपको क्रम पूरे महीने आपको याद होना चाहिए, जो मैं आपको बता दूंगा अलग से। जीन माता का मेला करवा चौथ में आती है। अब करवा चौथ में देखो यहाँ पर करवा चौथ आया यहाँ पर, तो करवा चौथ में क है, क से कार्तिक, क्या है, कार्तिक, और क से क्या बन रहा है, कृष्ण पक्ष, क्या बन रहा है आपके, कृष्ण पक्ष। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आप करवा चौथ मनती है। इसी तरह से दींगा गणगौर काम में जाती है जोधपुर में, क्यों आपको बताया था,
पोटा देवल मेला आपके राजस्थान में, कजली तीज क आ रहा है, क से आपका कृष्ण पक्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष को कजली तिल का मेला कहां पर, आपके बूंदी में। इसी तरह से आपको यहाँ पर याद करते हुए जाना है ताकि आपका संपूर्ण यहाँ पर हो जाए। इसी बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और भी जैसे अब आपके यहाँ पर है, जैसे मैंने कहा कि जैसे श्राद्ध कब आते हैं आपके, इसी तरह से आपके साजी है, साजी कब आती है आपके, ये दोनों एक ही समय आते हैं। स ये आपके आश्विनी माह में आती है। आश्विनी को आपको यहाँ पर पूर्णिमा से शुरू होती है, आश्विनी माह से। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर अंतर संबंधित करते हुए पूरा कोर्स करना है। अगले वीडियो में कोर्स में भी आपकी इस तरह से करा रखा है, आर्य मानुषी स्टडी पर भी इस तरह से है। तो कहने का मतलब है कि मैंने आपको पूर्व वर्षों को प्रश्न दिखाया कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप हल कीजिए और देखिए, अंतर संबंधित करते हुए जाइए और पूरा कोर्स इसी तरह से करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। स्मार्ट स्टडी क्या होती है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत ध्यान से आप समझना। देखो, अभी तक आपके 2011 से लेकर 2024 तक अभी 25 चल रहा है, तो आपका पेपर का पैटर्न बिल्कुल समान है। अगर सेकंड ग्रेड के पेपर के जीके की बात करेंगे तो पैटर्न बिल्कुल समान है। उसका पैटर्न बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सभी को मालूम होता है। राजस्थान में अगर जो भी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करता है, जो भी अभ्यर्थी, तो उसको मालूम चल जाता है कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सभी को पता है। अब बात क्या आती है, देखो बात ये आती है कि जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति, और हमें पता है कि यहाँ से 9, 10 लगभग यहाँ से सेकंड ग्रेड में 10 क्वेश्चन आते हैं। ये सबको मालूम हो गया, एक विषय को हमने ले लिया। अब एक बात देखें कि अब तक आपके अगर बात करें तो 2011 से लेकर अगर बात करें, 2011 में एग्जाम हुआ, 2013 में एग्जाम हुआ, 2016 में हुआ, 2018 में हुआ, 2022 में हुआ, 2024 में। अब देखो यहाँ पर आपके हर साल यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो संस्कृत विभाग का और सामान्य शिक्षा विभाग का दोनों ही एग्जाम होते हैं। इसमें भी 2 एग्जाम हुए, 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 और इसी में अभी तक केवल एक बार संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ है। बाकी अभी आपके एक बाकी है, जो अभी आपके सितंबर 2025 में वो एग्जाम होगा सामान्य शिक्षा विभाग का। बाकी यहाँ पर सब में 2 बार एग्जाम हुए सभी में, क्योंकि संस्कृत विभाग का और सामान्य शिक्षा विभाग का पैटर्न बिल्कुल समान है। दोनों में वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 पेपर यहाँ पर, 2 पेपर यहाँ पर हुए, 2 पेपर यहाँ पर हुए, 2 यहाँ पर हुए, 2 यहाँ पर हुए, 2 यहाँ पर हुए, और 1 यहाँ पर हुआ। एक बाकी है जो सितंबर 2025 में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अब आपके, मैंने कहा था कि यहाँ पर आपके राजस्थान कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 पेपर में, एक पेपर में 10 क्वेश्चन हुए, तो 2 पेपर में कितने हुए टोटल? यहाँ पर आपके राजस्थान कला संस्कृति के 20 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन यहाँ पर 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 हुए, ये 20 और 10 क्वेश्चन यहाँ पर हुए। टोटल आपके 20, 40, 60, 80, 100 और 110 क्वेश्चन टोटल अभी तक आपके हुए। किसके? राजस्थान कला संस्कृति के 110 क्वेश्चन आपके राजस्थान कला संस्कृति के हुए। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, जैसा कि अभी आपके 2024 में संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ, तो उसका पेपर देखो राजस्थान कला संस्कृति का, उसका पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं। देखो यहाँ पर ये पेपर है राजस्थान, जो आपके अभी संस्कृत विभाग में हुआ था। संस्कृत विभाग का एग्जाम दिसंबर 2024 में हुआ। उसमें राजस्थान कला संस्कृति कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? देखो पहला क्वेश्चन क्या है, थली दांत की देवड़ावाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? ये किसकी उपबोलियां हैं? ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोलडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? तो विवाह पर इसका अभ्यास किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दयाल दास की रचनाएं कौन सी है? दयाल दास की रचनाएं बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात, देश दर्पण, आख्यान, कल्पद्रुम, ये सभी ही किसकी है? दयाल दास की रचनाएं हैं।
मैं आपको पहले एक बार 10 क्वेश्चन बता रहा हूं जो इसमें पूछे गए हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पर चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? तो किसका है? नाहरगढ़ का। अगला, निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुखाबाद का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा हुआ है? आसिफ खां बेटो लिखा हुआ है किस चित्रशैली में? तो मेवाड़ की चित्रशैली में ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर। अगला क्वेश्चन है, गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर कहां पर है? तो गोकुंदा में है। कहां पर है? गोकुंदा में है। इसी तरह अगर आगे देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? तो ये ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवनी कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। तो सभी में गौ रक्षा के प्रकरण है। गोगा जी, तेजा जी, पापू जी, देव जी, सभी में गौ रक्षा के प्रकरण है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पर अगला क्वेश्चन आपके नहीं आ रहा है कि संत माओ जी की चौपड़ों की भाषा क्या है? तो कौन सी है? बागड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? तो बपंग यहां पर सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। ये इस तरह से अगर देखें तो ये आपके यहां पर 10 क्वेश्चन हुए। कितने क्वेश्चन हुए? 10 क्वेश्चन हुए। अब 10 क्वेश्चन यहां पर हुए तो अगर आप यहां देखोगे तो 10 क्वेश्चन यहां पर हुए कब के? ये 2024 का एग्जाम है संस्कृत विभाग का। किसका? ये संस्कृत विभाग का 2024 का एग्जाम है। इसमें मैंने आपको 10 प्रश्न बताए। अब 10 में से जो प्रश्न बताए उस 10 प्रश्न में से आपको 6 क्वेश्चन तो अच्छे से आते हैं। कौन से? 6 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन 10 में से 4 क्वेश्चन हैं। कौन से? 4 प्रश्न ये आपको अलग से तैयार करने हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको 4 प्रश्न अलग से तैयार करने हैं। ये 10 में से 6 तो आपको आते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखना, समझना। जैसे बात करते हैं, ये आपको आता है सुशील वाद्य यंत्र आपको आता है, संत माओ जी की चौपड़ों की भाषा आपको आती है। इसी तरह से आपको उन लोक देवताओं को ये भी आपको आता है। आगे बात करें कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है, ये भी आपको आता है। इन सब क्वेश्चनों को छोड़ो, आपको देखना क्या है, जैसे गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर अब आपको नहीं आता। अब ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। यही क्वेश्चन अब आपके सितंबर 2017 में 2025 के एग्जाम में आ सकता है। इन्हीं क्वेश्चनों को, जैसे तो 2024 का पेपर है, अभी 2018 का है, 2016 का है, 2013 का है, 2011 का है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। जैसा ये क्वेश्चन है, ये 2011 का क्वेश्चन है, ये आपके वापस रिपीट हो गया। इसी तरह से अगर आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो यहां पर है क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुखाबाद का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा हुआ है? ये भी आपको नहीं आता होगा तो इसको तैयार कीजिए। हो सकता है कि अगली बार ये पूछ ले कि आसिफ खां रो बेटो किस चित्रशैली पे लिखा हुआ है? तो मेवाड़ पे लिखा हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां से पेपरों से निकालने हैं। जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं आते, वही आपको तैयार करने हैं और वही क्वेश्चन वापस आपके रिपीट होंगे। तो यहां से आपकी स्मार्ट वर्क मिलेगा। अगर आपके पास कोई गाइड हो अभी, तो ये क्वेश्चन आपको उस गाइड में एक भी नहीं मिलेंगे। न तो आपको गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर मिलेगा, न ये आपको फर्रुखाबाद का चित्र मिलेगा। ये सब आपको पुराने पेपरों में ही मिलेंगे। अगर वर्तमान में जो गाइड आएगी 2025 की नवीनतम, उनमें मिलेगा, संशोधित गाइड में मिलेगा। लेकिन पुराने वाले 2024 में जब एग्जाम हुआ तब एक भी गाइड में प्रश्न नहीं थे। तो यही काम ये आपको करना है, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से आपके यहां पर आया कि दयालदास की रचनाएं कौन कौन सी है। अब आपको पता है कि बीकानेर राठौड़ विख्यात दयालदास की है। अगली बार आ सकता है कि देश दर्पण किसकी है? दयालदास की है। अगली बार आ सकता है कि आर्याल कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो दयालदास की। तो तीनों ही दयालदास की है। तो अगली बार, ये तो इस बार 3 बार पूछा गया, अगली बार पूछ सकता है कि आर्याल कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो आएगा दयालदास की। अगली बार पूछ सकता है कि देश दर्पण किसकी रचना है? तो दयालदास की। इस तरह से आपको प्रत्येक पेपर में इस तरह से आपको तैयार करना है। यही आपको काम करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसी पर आपको वर्क करना है, इसी तरह से आपको पढ़ना है कि आपके, जैसे मैंने यहाँ पर 10 में से आपको बताया कि 10 में से आपको मान लीजिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको अच्छे वाले मिले, तो 4 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है।
इसी तरह यहाँ 20 क्वेश्चन है तो आपके टोटल मान लीजिए 110 क्वेश्चन हुए टोटल आपके किसके, राजस्थान कला संस्कृति के। तो 110 क्वेश्चन में से आपको 80% तो आपको आते होंगे अगर तैयारी आपकी अच्छी है। बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो आपको नहीं आते होंगे। तो इन्हीं 30 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है। और जिन अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी नहीं है, बेसिक है, जीरो है, तो उनके लिए तो और अच्छा है कि आपको 110 आपको मिल रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक विषय की बात की, राजस्थान कला संस्कृति की। तो आपको सभी विषयों का इसी तरह से आपको अध्ययन करना है, सभी पेपरों को आपको इसी तरह से देखना है और यही आपका स्मार्ट वर्ग है। वहां से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन सबसे अच्छे हैं वापस वही रिपीट होते हैं और वहां से ही ऑप्शन बनते हैं। मैं आपको आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर ये सब क्वेश्चन डाल दूंगा। बाकी आपकी कंटिन्यू स्टडी चलती रहेगी, आपका स्मार्ट वर्क भी चलता रहेगा ताकि आप दूसरों से अलग कुछ कर सको, आप बहुत आगे बढ़ सको और आपका जो रैंक है इतनी आगे हो। जैसे मान लीजिए अगर अभ्यर्थियों के 310 नंबर आ रहे हैं तो आपके 360 अंक आना चाहिए ताकि आपका गैप बहुत ज्यादा रहे, आपका पीछा कोई नहीं कर सके। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपके पास 4 महीने हैं। अगर लास्ट के 1-2 महीने की बात करेंगे तो वो आपके केवल रिवीजन में ही काम आएगा। उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। आपको जो पढ़ा है उनका ही आपको लास्ट के 1-2 महीने में उनका रिवीजन करना होगा, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अभी आपके पास 4 महीने हैं तो 4 महीने में आप एक्स्ट्रा कुछ अलग कर सकते हो। अगर आप कुछ चीजों को अलग करोगे तो आपको बेनिफिट दुगना होगा। जैसे बोलते हैं कि अगर आप कुछ चीज एक्स्ट्रा करते हो तो आप अलग बच्चों से अलग कुछ हटके कुछ कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जीके पेपर में बात करेंगे, आपके जीके पेपर में आपका सिलेबस इस तरह से है। जैसा कि यहां पर दे रखा है कि 2016 की बात करें, 2018 की बात करें, 2022 की बात करें तो किस विषय से कितने क्वेश्चन आए ये आप सभी को पता होगा। अगर आप तक को पता नहीं है तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको मालूम चलेगा कि आपके इस तरह से विश्व भूगोल से 5 क्वेश्चन आते हैं, आपके भारतीय संविधान से 11-13, लगभग आपके एवरेज 12 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ ये नहीं दिखा रहा कि आपके क्वेश्चन इस तरह से आते, आपको जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो आपको समझाना है। देखो, मैं बात करता हूं राजस्थान कला संस्कृति की, मैं एक को समझाऊंगा, बाकी फिर आपको सभी को आपको समझना है। मैं समझा रहा हूं राजस्थान कला संस्कृति से। तो यहां बात करें तो आपके एवरेज 10 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान कला संस्कृति से। और राजस्थान कला संस्कृति की बात करें तो आपके सिलेबस ये है। अब इस सिलेबस से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके यहां से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब 10 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। जैसा कि मैं बात करता हूं आपके चित्रकला की बात करता हूं। अब आपके चित्रकला है तो चित्रकला में आप देखो, यहां पर आप चित्रकला में यहां पर देखोगे तो मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन है 2010 का। देखो, रामलाल अली रज्जा असन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र से संबंधित है? यानी जो त्रिगुट है, रामलाल अली रज्जा असन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र से संबंधित है? तो इसका आंसर था बूंदी चित्रशैली से। ये क्वेश्चन आया 2010 में। इसके बाद में रामनाथ तुलसीदास सवाई राम लाडलीदास चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? तो ये 2013 में क्वेश्चन आया, एक था किशनगढ़ शैली से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित थे? इसका आंसर भी किशनगढ़ ही था। अगला था गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकार किस चित्र शैली संबंधित थे? तो ये आमेर और जयपुर से था। ये भी 2018 में आपके क्वेश्चन आया था। इसके बाद में रुकनुद्दीन चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित था? तो ये था बीकानेर से। 2018 में क्वेश्चन आया ये वाला। प्रसिद्ध चित्रकार शहाबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? तो मेवाड़ से। इसी तरह महिला चित्रकार कमला इलायची किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो नाथ द्वारा 2022 में आया। इसी तरह चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण की चित्रांकन अपने चित्रों में किया किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो जयपुर में। तो मतलब अब आप यहां पर देखो पूरे क्वेश्चन यहां से 2010 से लेकर 2023 तक के हमने क्वेश्चन देखे। तो इसमें आपको एक मालूम चला होगा कि आपके चित्रकला से केवल नाम ही नाम पूछ रहे हैं कि जैसे रामलाल अली रजा असन किस चित्र से संबंधित है, ये पूरे के पूरे नाम है यहां से।
तो आप देखो 2010 में जिसने एग्जाम दिया होगा और जिसने 2013 में तैयारी की होगी तो उसने सोच लिया कि हमें तो चित्रकला के नाम याद करने हैं। तो आप देखो सेकंड ग्रेड में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके नामों से ही पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर एक क्रम बन गया कि अब आपको मुख्य रूप से चित्रकला तो आपको संपूर्ण पढ़नी है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट ये करना है कि आपको इनको नामों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसा आपकी पूछा गया महिला चित्रकार कमला इलायची का संबंध किस चित्रशैली से। इससे पहले भी आपके लगभग प्रत्येक बार आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में चित्रकला टॉपिक से आपके नाम ही पूछे गए। आपको पता होगा चित्रकला वो टॉपिक कितना बड़ा है, इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन केवल एक ही आ रहा है बार बार में, आपके केवल नाम ही पूछ रहा है कि किस चित्रकला शैली से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। अगर अब आपको यहां पर देख लिया, इस टॉपिक से देख लिया, इसी तरह आप यहां पर देखो, अगर देखोगे, देखो देंगा गणगौर का त्योहार कहां मनाया जाता है। देंगा गणगौर का त्योहार कहां मनाया जाता है। वैसे तो आपके जोधपुर में और उदयपुर में दोनों में मनाया जाता है। अभी वर्तमान में जोधपुर में 16 दिवसीय देंगा गणगौर चालू हो गया है। आज जैसे आज आपके 18 तारीख है, तो अभी भी 18 अप्रैल है, तो अभी भी वहां पर मना रहे हैं देंगा गणगौर। तो ये वहां पर ऑप्शन में केवल जोधपुर था, उदयपुर नहीं था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, ठीक है। देंगा गणगौर वाला अब कहां मनाया जाता है। अब देखो देंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई, ये मेवाड़ में पूछ रहा है। देंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई, तो ये अमर सिंह के शासनकाल में शुरू हुई। अगला देंगा गणगौर की शुरुआत हुई, अब कब हुई, तो न्याय हुई वैशाख कृष्ण तृतीया को। वैशाख कृष्ण तृतीया को देंगा गणगौर की शुरुआत हुई। किसने शुरुआत की, अमर सिंह ने की। अब क्वेश्चन एक ही है, आपको नाम मालूम चल गया कि अब आपको देंगा गणगौर के बारे में विस्तार से पढ़ना है। इसी तरह आप यहां समझो, ये देंगा गणगौर आ गया। अब देंगा गणगौर के बारे में आप देखो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके आसपास से पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगली बार फिर आ सकता है आपके कि कौन कौन सी रियासतों में देंगा गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह देखो यहां पर अगला क्वेश्चन, वेले कृष्ण रुक्मणी रे किस भाषा ग्रंथ है। वेले कृष्ण रुक्मणी रे किस भाषा ग्रंथ है। यहां पर 4 भाषाएं थी ऑप्शन में। ये पेपर आप देखना यहां पर पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी और उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। तो इसमें माना गया था, इसका आंसर उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ माना गया था। और फिर यही क्वेश्चन आपकी पूछा गया, वेले कृष्ण रुक्मणी रे किसके द्वारा रचित है, तो यह है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है। 2016 में पूछा गया, ये 2013 क्वेश्चन था। अब देखो यही क्वेश्चन यहां पर पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित पुस्तक वेले कृष्ण रुक्मणी रे किस भाषा में है। अब यहां पर किस भाषा में यहां माना गया था, उत्तर मारवाड़ी। अब यहां पर 4 ऑप्शन थे, कौन कौन से, पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी और संस्कृत। और जबकि इसका आंसर माना गया था डिंगल। और इस क्वेश्चन पर बहुत से अभ्यर्थियों ने आपत्तियां लगाई थी, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आंसर दिया था उत्तर मारवाड़ी, लेकिन आरपीएससी ने केवल यह कहा कि उसमें डिंगल आंसर नहीं था, उसमें उत्तर मारवाड़ी ही माना जाएगा। तो इस बार अगर आपके डिंगल और मारवाड़ी रहेगा तो फिर आपके पृथ्वीराज राठौड़ की जो रचित पुस्तक है वेले कृष्ण रुक्मणी रे, वो आपके डिंगल भाषा की है। लेकिन अगर आपके यहां पर दिया जाएगा पूरी मारवाड़ी, उत्तर मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी, तो इसका सही आंसर माना जाएगा आपके उत्तर मारवाड़ी। तो आप देखो क्वेश्चन वही ही आ रहे हैं, जैसे आपके वेले कृष्ण रुक्मणी रे, देंगा गणगौर। आप चित्रकला में देखो इस तरह से, ये आपकी चित्रकला में आप देखोगे तो यही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूं, पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था। इस बार मैंने आपके सामने क्वेश्चन लाके दिए हैं कि ये देख लो। आप यहां पर क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन बताए, ये आपको अब देखो यहां पर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके पूछा गया। देखो जयपुर जिले के लोनियावास ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत, जयपुर जिले के लोनियावास ग्राम पंचायत का बावगढ़ बंदिया, लोनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। कितने वर्षों से, 400 वर्षों से। तो किसके लिए विख्यात है, गधों के मेले के लिए। ये 2016 में पूछा गया था। अब यही क्वेश्चन देखो किस तरह से आया आपके अभी लाइव ब्रेन के एग्जाम में, क्योंकि आपका लाइव ब्रेन का एग्जाम और सेकंड ग्रेड का एग्जाम बिल्कुल समान है। तो यहां देखो खलखनी माता गधा मेला,
खलकनी माता गदा मेला जयपुर के किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर था भावगढ़ बंदिया। अब सेकंड ग्रेड में आप कह सकता है कि कलकनी माता गदा मेला जयपुर के किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया जाता है? तो लोनियावास ग्राम पंचायत में। नया पूछा गया किस गांव में? तो भावगढ़ बंदिया में। क्वेश्चन वही है, यही आपको यहां पर समझना है। जितने भी क्वेश्चन है तो मैं यहां पर आपको ये समझा रहा हूं, मैंने केवल आपको यहां पर दो ही बताए। यहां पर अब आपके लोक देवता है बहुत से, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन से लोक देवता की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी समाप्त सती हो गई, या कौन से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो मैंने आपको इस तरह से बताया। तो आपको तो मैंने क्लास संस्कृति के बताए केवल, अब आपके क्लास संस्कृति के बताए तो आपका उद्देश्य यह है कि आप 10-15 दिन के अंदर 10-15 दिन के अंदर ये जितने भी है उनके टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर है मेले और तैयार, प्रत्येक विषय को आप टॉपिक में विभाजित कीजिए। विभाजित करने के बाद में जैसे आपने यहाँ पर ले लिया आपने लोक देवता लोक देवियां, तो लोक देवता में वे क्वेश्चन चार्ट है जो आपको नहीं आते हैं। देखो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो आपको आराम से आएंगे, उनको छोड़िए, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते हैं और उसमें कुछ ना कुछ आपके सीक्वेंस मिलते हैं। तो आपको टॉपिक ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं। अब जैसे यहां पर इतने सारे क्वेश्चन हो गए जो आपको पूछे गए, तो अब इसमें से ही एक क्वेश्चन आपके आएगा वापिस, अब यहां से ही आएगा। तो इन 10 क्वेश्चनों को 8 क्वेश्चन है, केवल 8 क्वेश्चन को तैयार कीजिए। पहले आप चित्रकला को स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने से पहले चित्रकला की ये 8 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। इसी तरह से अगर बात करें तो आपका तैयार है, तो तैयार में आप दिंगा गणगौर को तैयार कीजिए कि दिंगा गणगौर का शुरुआत किसके शासन में हुई, कौन कौन सी रियासतों में मनाया जाता है, कब शुरुआत हुई। इसी तरह बेले के समय रुक्मिणी रही। तो आपको उन क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज समझाना होगा। तो 4 महीने का यही सही उपयोग है कि आप 10-15 दिन के अंदर इनको निचोड़ निकालिए। यही क्वेश्चन आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे और यही आपको क्वेश्चन अलग से आपको रैंक दिलाएंगे, मेरिट दिलाएंगे। तो ये काम आप कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर जो कोर्स है, कोर्स में आपके पूरा का पूरा ये आपके विश्लेषण टॉपिक वाइज दिया हुआ है, पूरा का पूरा आपके है, और जो बाकी है उनको भी जल्द आपको वहां पर करवा देंगे। आप आरवी मानुषी स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ये इसका आपको प्ले स्टोर से आपको वहां पर मिल जाएगा, आरवी मानुषी स्टडी ऐप। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हमारे पास 4 महीने का समय है और एक तरफ तो जेके का विशाल सिलेबस है, दूसरी तरफ हमारे पास विषय है जहां से 150 क्वेश्चन आते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों को ही मैनेज करना है। अगर सिलेक्शन लेना होगा तो दोनों पर ही अच्छी पकड़ होना आवश्यक है। अब जीके की बात करें तो जीके में विशाल सिलेबस है। जैसा कि बात करते हैं राजस्थानी क्लास संस्कृति, राजस्थानी क्लास संस्कृति में आपका विशाल सिलेबस है, लेकिन पता यह होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना होगा। जैसा कि मैं आज एक टॉपिक की बात करता हूं आपके सामने, रीति रिवाज वेशभूषा आभूषण। अब ये टॉपिक है, इस टॉपिक में आप देखोगे तो सभी अभ्यर्थियों को ये बोरिंग टॉपिक लगता है, जैसे रीति रिवाज वेशभूषा आभूषण। अब आपको ये बोरिंग लगे कैसा भी लगे, लेकिन क्वेश्चन आता है, सिलेक्शन लेना है तो ये आपको अच्छे से पकड़ आपको इसमें मजबूत बनानी होगी। जैसा कि बात करते हैं, आप यहाँ पर समझिए। अब आपके तीनों में ही समझना है। यहाँ पर आपके जैसे रीति रिवाज है, रीति रिवाज भी आपके देखो यहाँ पर 3 ही है। कौन कौन से? जन्म संबंधी आपके यहाँ पर समझोगे तो यहाँ पर आपके तो एक तो है जन्म संबंधी, एक विवाह संबंधी, एक मृत्यु संबंधी। ठीक है। अगर वेशभूषा की बात करेंगे तो ये भी आपके 2 तरह की है, एक तो पुरुषों की वेशभूषा है, एक महिलाओं की है, लेकिन एक उप प्रकार और है, एक आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा, एक आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा। इसी तरह से आभूषण की बात करेंगे, महिलाओं के आभूषण और पुरुषों के आभूषण। आपके रीति रिवाज वेशभूषा आभूषण इसका उप विभाजन इस तरह से है। अब आपको पता है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले आपके पास एक योजना होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आज आपके जो आभूषण है स्त्रियों के पुरुषों के वो बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके हैं, कहीं से भी आ सकता है, वेशभूषा भी आपके कहीं से भी आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक क्रमबद्धता पहले पढ़ने से पहले होना चाहिए कि आपके 2010 से लेकर 2024 तक इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए कौन कौन सा है, देखो मोटड़ा। अब देखो यहाँ पर मोटड़ा
वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? अब मोटड़ा आया, अब मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ओढ़नी के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2010 में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कि मोटड़ा है। अब देखो यहां पर ओढ़नी आया। अब ओढ़नी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे केरीबात की ओढ़नी, जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ताराबात की ओढ़नी, अलग अलग प्रकार की ओढ़नियां होती है, जिसमें से एक आया आपके मोटड़ा। अब देखो क्या है, मदिल एक प्रकार है। अब यहां पर मदिल आया तो मदिल क्या है? अब मदिल यहां पर आया पगड़ी। अब आप समझो कि पगड़ी आया यहां पर, ये 2010 में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। तो मदिल क्या है? एक पगड़ी है। अब देखो मदिल जो पगड़ी है वो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। अब यहाँ पगड़ी की बात करें तो जैसे बात करो यहाँ विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? अब बताओ, तो विवाह के अवसर पर कौन सी? अब इसी तरह से यहाँ पर मोटड़े की पगड़ी, कौन सी? मोटड़े की पगड़ी। इसी तरह से आपकी होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी? तो फूल पत्ते वाली पगड़ी, फूल पत्ते वाली पगड़ी यहाँ पर पहनी जाती है। इसी तरह सुनार, जो सुनार है, सुनार कौन सी पगड़ी पहनते हैं? तो वो आटे वाली पगड़ी पहनते हैं। ये अलग अलग पगड़ियां हैं, तो ये आपको यहां पर ध्यान देना होगा। तो ओढ़नी हुआ, आपके पगड़ी हुआ, ये आपके वेशभूषा के अंतर्गत आता है। तो यहां पर आपको अगली बार आपके ये आ सकता है कि यहां पर दशहरे के अवसर पर कौन सी प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? तो कौन सी? मदिल। क्वेश्चन वही है, बस आपको क्वेश्चन को आपको समझना होगा। अब यहां पर आ गया आपके ओढ़नी। अब ओढ़नी क्या है? मोटड़ा। मोटड़ा किस में आता है? ओढ़नी में। तो आपको ओढ़नी के अलग अलग प्रकार आपको यहां पर देखने हैं। जब यहां पर आपके मोटड़ा पूछा गया तो अगले बार आपके ओढ़नी का अलग प्रकार पूछ सकते हैं। जिस तरह से आपके यहां मदिल पूछा गया पगड़ी का, तो आपको पगड़ी के अलग अलग प्रकार, जैसे मैंने यहां बताया आपके मोटले वाले पगड़ी, फूल पत्ते वाले पगड़ी, आटे वाले पगड़ी, ये अलग अलग आपके लहरिया वाली पगड़ी, ये अलग अलग पगड़ियां हैं जो आपको याद करनी होगी। ठीक है, जैसे आपके पता होगा मेवाड़ के महाराणाओं को जो पगड़ी बांधता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? छापदार कहते हैं। ये आपको यहां पर यही आपको यहां करना है और यही क्वेश्चन आपकी वापस रिपीट भी होते हैं। तो देखो ये 2010 में पूछा गया। अब देखो तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है गले में। तिमनिया कहां पहना जाता है? गले में। आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? तो आदिवासी स्त्रियों के द्वारा, अब यहाँ आदिवासी आया कौन सा? नांदना। नांदना आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र है। नांदना 2012 में पूछा गया। कंडोरा पहना जाता है कमर में, कंडोरा कमर में। मांदलिया पहना जाता है गले में। चंपाकली आभूषण पहना जाता है गर्दन में। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर। रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में संबंधित है? पैर से। ये देखो ये आभूषण, मैंने यहाँ इतने सारे आभूषण बताए। ये 2013 में पूछा गया कंडोरा। मांदलिया 2016 में पूछा गया। चंपाकली 2018 में पूछा गया। मेमंद 2018 में पूछा गया। अब यही जो आभूषण को आप तैयार करोगे तो पहले आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हाँ अभी तक एक क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो यहां पर आपके छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े किस अवसर पर? जब शिशु मृत्यु होती है तब छेड़े गाए जाते हैं। अलग अलग रिवाज, जैसे विवाह के अवसर पर, आपके जन्म के अवसर पर अलग अलग आपके छेड़े। इसी तरह से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? अब पुरुषों का आभूषण कौन सा है? तो इसमें देखोगे छेलगड़ी, नेवरी, पोत, सर। तो आपके यहाँ पर छेलगड़ी आपके इसका पुरुषों का आभूषण है। अगली बार जो आपके ऑप्शन में नेवरी था तो पूछ लिया कि महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो पांव में। इसी तरह पोमचा का संबंध किससे है? तो पोमचा का संबंध वस्त्र से है। आपको पता होगा पोमचा का रंग पीला होता है और पीला यानी कि पोमचा हमेशा आप जानते होंगे जब बच्चे का जन्म होता है तब पोमचा पहना जाता है। और पोमचा की बात करें तो पोमचा जाट महिलाओं के द्वारा अधिक पहना जाता है। किसके द्वारा? जाट महिलाओं के द्वारा। और सर्वाधिक शेखावटी में परिचित है। कौन से में? शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक परिचित है पोमचा। और पोमचा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक जो वस्त्र पहनते हैं वो लाल रंग का पहनते हैं। कौन सा रंग? लाल रंग का वस्त्र राजस्थान में सर्वाधिक होता है। और लाल रंग को कुसमुल रंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुसमुल रंग भी बोलते हैं लाल रंग को। ठीक है, ये यहाँ पर आप ध्यान रखोगे। तो पोमचा
इसी तरह बदर का संबंध किससे है, तो अंत्येष्टि संस्कार, अंत्य यानी कि मृत्यु संस्कार। मैंने आपको यहाँ बताया 3 तरह के संस्कार होता है। मृत्यु संस्कार जिसमें क्या होता है, बदर, ये आप क्या है बदर। बदर का मतलब क्या होता है, बदर का मतलब जब कोई मरने के बाद में जब हम बाल दान करते हैं यानी गंजी करवाते हैं उसको बदर बोलते हैं। इसी तरह से अंत्येष्टि में अलग अलग संस्कार होते हैं, जैसे बखेर होते हैं, बैकुंठी होती है, लोपा होती है, आदिष्टा होती है, ये अलग अलग संस्कार आपके यहाँ पर होते हैं। तो ये आप यहाँ समझ जाओगे। इसी तरह देखो आगे आपके आगे क्वेश्चन कौन सा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है मांडलिया आभूषण शरीर के किस भाग पर, वक्ष पर। अब देखो वहां पर मांडलिया वापस आपके रिपीट हो गया, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो ये मांडलिया, देखो यहाँ 2016 में पूछा गया मांडलिया वाला, देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपके 2016 में 6 नंबर पर 2016 में पूछा गया और यही मांडलिया क्वेश्चन आपके वापस यहाँ रिपीट हो गया। कब हुआ, 2022 में। ये क्वेश्चन वापस आपके रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए पहले आपको इनको तैयार करने से पहले इनको देखो। इसी तरह से अनवट, अनोठा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग में के आभूषण है, तो पांव के। अगली बार आपकी एक ही पूछ ले कि अनवट कौन सा अंग से संबंधित है, पांव से। अनोठा पांव से। तुलसी आभूषण संबंधित है गले से। निबोरी आभूषण पहना जाता है गला में। किस अवसर पर काकन डोलडा प्रथा का अभ्यास किया जाता है, विवाह पर काकन डोलडा प्रथा का। इस संस्कृति विभाग में 2024 में अभी आया दिसंबर में काकन डोलडा, ये विवाह के अवसर की प्रथा। इसी तरह वर पक्ष के द्वारा वधु के पिता के द्वारा स्वागत में किया जाने वाला रिवाज क्या है, मधुपर्क, यानी कि वर पक्ष के का वधु के पिता के द्वारा स्वागत किया जाने वाला रिवाज क्या है, मधुपर्क। और मधुपर्क को यहाँ पर सामिला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामिला। जब जो वर पक्ष यहाँ जान दोगे, वर पक्ष वधु के पिता के द्वारा जब वर पक्ष जाता है अपने बरात लेकर, तब वक्ष के जो वधु के जो पिता होते हैं उनको बरातियों का स्वागत करते हैं, तो उसको मधुपर्क कहते हैं। मधुपर्क का दूसरा नाम है सामेला। क्या नाम है, सामेला। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने, ये आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। अब आप इस अध्याय को शुरू करोगे तो पहले आपके पास ये पूरे 20 क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। अब इनमें से आप 20 क्वेश्चन यहाँ दे दे, ये 20 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अब आप यहाँ से शुरुआत करोगे कि मुझे तो रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण करने हैं, तो पहले आपके पास 20 क्वेश्चन होना चाहिए। अब आपकी तैयारी कैसी भी हो सकता है कि आपके 20 में से एक क्वेश्चन आपके अपने आप यहाँ पर आ जाए, और नहीं आए तो थोड़ा बहुत और पढ़ोगे। तो यही आपको आगे से एक एक चीज की रिवीजन करना है, आपको रणनीति बनानी है, और आप अपने आप समझ जाओगे। आप विस्तार से आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर आराम से पढ़ रहे होंगे, वहां पर मैंने आपको विस्तार से पढ़ा रखा है। अगर आपने आरवी मानुषी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा तो उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पर देखो, उसको आराम से पढ़ो और इन चीजों को समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कल ही आरओ और ईओ का एग्जाम हुआ था, उसमें आपने राजस्थान कला संस्कृति का पेपर देखा होगा। उसमें भी सेम ही वही क्वेश्चन आते हैं जो आपके सेकंड ग्रेड में आते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, मैंने आपको राजस्थान की कला संस्कृति को लगभग सभी वीडियो बना दिए हैं आपके यूट्यूब पर, और आज फिर मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको पढ़ना किस तरह से है। राजस्थान कला संस्कृति में अगर आपका स्कोर अच्छा रहे तो आपका राजस्थान जीके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आते हैं, जिसमें राजस्थान भूगोल के बिल्कुल सिंपल, राजस्थान इतिहास के बिल्कुल सिंपल। केवल आपकी राजस्थान कला संस्कृति ही ऐसी है जो आपको थोड़ा टफ कर सकती है। तो यहां पर समझना, मैंने आपको लगभग लोक देवता, मंदिर, मेले, चित्रकला, लोग सब आपको रीति रिवाज, आभूषण सब कुछ आपको यूट्यूब पर ही समझा दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लोक संगीत और लोक नृत्य के बारे में समझाऊंगा। आप यहां पर समझना। देखो, बात करेंगे लोक नृत्य की, लोक नृत्य और लोक संगीत के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ पर एक बात बता देता हूं कि आपके लोक संगीत और लोक नृत्य आपके टॉपिक है, लेकिन अगर आप 2010 से लेकर 2024 तक का एग्जाम देखोगे सेकंड ग्रेड में, तो आपके लोक संगीत से केवल अब तक आपके 2010 से लेकर 2024 तक
17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन? 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि 17 पेपर आयोजित हो चुके हैं संस्कृत विभाग का और सामान्य शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड के। 17 क्वेश्चन में से केवल 2 ही क्वेश्चन लोक संगीत के पूछे गए हैं, बाकी 15 क्वेश्चन आपके लोक नृत्य के ही पूछे गए हैं। अगर यहाँ पर लोक संगीत की बात करें तो 2 जो क्वेश्चन थे वो केवल आपके मांड गायकी से संबंधित थे। किससे थे? मांड गायकी से संबंधित थे। अब बात करता हूं आपके कौन कौन से क्वेश्चन थे। आप यहां पर एनालिसिस समझना कि आपको पढ़ने की दिशा किस तरह से है। अगर आप एक एक टॉपिक का विश्लेषण करोगे तो अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा, और साथ में ही आपके ये भी रहेगा, जैसे मान बात करते हैं लोक संगीत लोक नृत्य से 2010 से लेकर 2024 तक आपके ये कुल मिलाकर अगर देखोगे तो आपको यहां पर ये टोटल आपके यहां पर ये 17 क्वेश्चन है। ये मैं आपको यहां बता देता हूं, ये आपके 17 क्वेश्चन है। अब मैंने ये 17 क्वेश्चन आपको लिख दिया कि आपके देखो यहां पर देखो कि आपके इस टॉपिक से 2024 में ये पूछा गया, 2022 में पूछा गया। अब 17 क्वेश्चन तो पहले आप देखोगे जो आपके 2010 से लेकर अभी तक आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए। देखो सब एग्जाम का लेवल अलग अलग होता है। अगर मैं यहाँ आरएस का क्वेश्चन लेके आऊंगा तो वो अलग लेवल का है, अगर मैं आपको यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का लेके आऊंगा तो उसका अलग लेवल का है। अपन तो सेकंड ग्रेड की बात करेंगे क्योंकि पेपर का स्तर उस हिसाब से ही हर साल वैसा का वैसा ही बनता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि उनको उतना ही कट ऑफ पर आपको रोकना है। हर बार सेकंड ग्रेड की कट ऑफ उतनी ही जाती है। अब पहले तो 17 क्वेश्चन ये है। 17 क्वेश्चन से फायदा ये होगा कि इन 17 क्वेश्चन के माध्यम से पहले 17 क्वेश्चन अपन को याद होगा, और हो सकता है कि इन 17 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन इस बार आ जाए, तो कम से कम 17 क्वेश्चन तो हमें याद होंगे इसे। और 17 क्वेश्चन के माध्यम से हमें यह तो मालूम हो जाएगा कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि वापस वही रिपीट हो जाए। जैसे मैं आपको यहां बताऊंगा कि आपको लोक नृत्य में से और आपको संगीत में से क्या तैयार करना है। चलो बात करते हैं समझने यहां पर। अब समझना, मैं आपको यहां एक ही चीज बताता हूं, समझना। अब देखो यहां पर क्वेश्चन, यहां पर अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आपके संस्कृत विभाग का दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में अभी 3-4 महीने ही एग्जाम हुआ है सेकंड ग्रेड का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। थाकना शैली में, तो ये किसमें? ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। यहां समझना, पहले क्वेश्चन समझो आप। उसके बाद में नृत्य जिसमें किसी वाद्य का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी वाद्य का प्रयोग नहीं किया जाता, यह था वालन नृत्य 2022 में पूछा गया था। इसमें भी वाद्य का प्रयोग हुआ, इसमें भी आपकी शैली का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो वालन नृत्य में वह है, वह से वाद, वालर में वह, वाद का मतलब वह, तो वाद वालर दोनों में वह है, तो वालर नृत्य में वाद का प्रयोग नहीं होता है। डोल नृत्य वहां का ही है आपके जालोर का, आप भी बाद में बताऊंगा। किस लोक नृत्य में डंडों के से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं। डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं। 2022 में ही था, क्योंकि 2022 में 3-4 शिफ्टों में आपका जीके का पेपर होता है। अभी भी आपके 2 सितंबर में 2025 में जब एग्जाम है उसमें भी आपके 3-4 शिफ्टों में ही जीके का पेपर होगा, तो आपके 3-4 पेपर आएंगे, तो ये अलग अलग क्वेश्चन है उन शिफ्टों के। तो जैसे गीदड़ नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। किस संप्रदाय में पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? किस संप्रदाय में पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो दशनादी संप्रदाय में। तो अब यहां पर आपके अग्नि नृत्य आया, आपके यहां पर गीदड़ नृत्य आया, तो आपको गीदड़ नृत्य के बारे में क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया, और अगली बार भी संभावना यही है कि इसके आसपास से क्वेश्चन पूछेगा। और जिस तरह से आपका अग्नि नृत्य आया, तो अग्नि नृत्य को आप अच्छे से देखोगे, जो क्वेश्चन आपके पूछ लिया तो इस क्वेश्चन को अच्छे से विस्तार से करोगे। जैसे आपके संस्कृत विभाग में आपके दिसंबर 2024 में पूछा गया डोल नृत्य के बारे में, तो डोल नृत्य के बारे में आप विस्तार से करोगे। जैसे यहां पर पूछा गया थाकना शैली में किया जाता है, तो कौन सा नृत्य? डोल नृत्य। अगली बार पूछ सकते हैं कि डोल नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? जालोर क्षेत्र में किया जाता है। ये आपको यहां पर, अब जैसे देखो यहां पर संक्रिया नृत्य संबंधित है एक काल बेलियों से। अब ये समझ में आ गया कि काल बेलियों का नृत्य कौन सा? संक्रिया। तो हमें जनजातियों के सभी नृत्य यहां पर याद करने हैं, क्योंकि यहां पर आपकी संक्रिया पूछा गया, तो कभी आपके भील पूछ सकता है, कभी आपको गैरसै पूछ सकता है। इसी तरह अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? अब देखो यहां पूछा गया था कि किस संप्रदाय में, यहां संप्रदाय पूछा गया था। अब यहां अग्नि नृत्य में उद्गम किस स्थान से? यहां कतिरासर। दोनों का एक अग्नि नृत्य है, यहां भी अग्नि नृत्य है। अब देखो यहां पर फिर अगला क्वेश्चन,
गीदड़ नृत्य होता है शेखावटी में। अब पहले क्या पूछा गया था कि लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वागत करते, कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। गीदड़ और आपके अग्नि नृत्य ऐसे जो बार बार में रिपीट हो रहे हैं, केवल उनकी क्वेश्चन की प्रकृति अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पर पूछा गया डंडों से, यहाँ उद्गम पूछ लिया, यहाँ अलग पूछ लिया। लोक नृत्य अग्नि नृत्य संबंधित है किससे है? जसनाती संप्रदाय से। ये 2018 में 2022 में वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। यही क्वेश्चन आपको यहां पर समझना होगा। आगे देखो, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से? शेखावटी से। वापस क्वेश्चन हो गया रिपीट, गीदड़ नृत्य 2018 वाला। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? ये 2018 में पूछा गया, गुडला नृत्य का। अब गुडला नृत्य है, छिद्रित मटका। अब अगली बार आपने गुडला है तो गुडला आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। गुडला नृत्य कौन से जिले से संबंधित है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जैसे चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतला अष्टमी को इस नृत्य किया जाता है। जोधपुर में किया जाता है। सातल देव ने जब गुडला खाव को मारा तो वहां पर वहां की जो महिलाएं थी, तो महिलाएं एक तरह से वहां पर गणगौर के दिन की बात है, तब से ये आपको यही याद करना है। इसी तरह वालन नृत्य किस जनजाति के द्वारा नृत्य बना जाता है? अभी वालन नृत्य किसका है? ये आपके ग्रास्य जनजाति का। पहले किसका था? कालबेलिया का। तो नया कालबेलिया आ गया, नया ग्रास्य आ गया, हो सकता है अगली बार आपकी भील का आया है। तो आपको जनजातियों के अभी वालन आया, तो यही वालन नृत्य आपकी फर्स्ट में आया था अभी आपके संस्कृत विभाग में दिसंबर 2024 में, क्योंकि किस नृत्य में आवाज यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर अगर आप वालन को पहले ही आप कर लेते, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको वालन नृत्य को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आप अपना आप उसको क्वेश्चन को बिल्कुल सही करते कि वालन नृत्य में यहां पर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अगला फलकोबाई संबंधित है चरी नृत्य से। किससे? फलकोबाई चरी नृत्य से। आपको जितनी नृत्यांगना है, अल्लाह जिलाबाई है आपकी, या फलकोबाई है, या फिर आपकी जो कालबेलिया में बोसी है। इसी तरह गौरी देवी राजस्थानी किस गायन से जुड़ी हुई है? तो मांड गायकी से। किस शैली से? गौरी देवी कौन सी? मांड गायकी से। किस नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती है? गरबा नृत्य। अब आपको न्याय समझना होगा, तो आपको यहां पर यह भी समझना होगा, आपको जनजातियों के साथ साथ आपको यह भी समझना होगा कौन कौन से नृत्य ऐसे हैं जो केवल स्त्रियां ही करती है, ऐसे कौन कौन से नृत्य हैं जो केवल पुरुष ही करते हैं। जैसे यहां पर ये नृत्य पूछा गया था 2012 में, लेकिन इससे पहले ही ये आपके नृत्य 2010 में पूछ लिया गया था, ये वाला कि वो नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य। अब यहाँ 2010 में आ गया था कि केवल जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है नृत्य कौन सा है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य। अब जिसके 2011 में एग्जाम था तो उसने 2010 का क्वेश्चन देख लिया होगा कि पुरुषों का के द्वारा, तो उसने जरूर याद किया होगा कि अगली बार महिला का पुरुषों का दोनों को अलग अलग याद करना है कि कौन कौन से नृत्य महिलाओं के द्वारा और कौन कौन से नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। इसी तरह मांड गायकी के लिए अब देखो यहाँ भी पूछा गया था कौन सा? गौरी देवरी राजस्थानी किस गायन से संबंधित है? तो मांड गायकी से। अब देखो मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी? तो कौन थी? अल्लाह जिलाबाई। अब यहां पर समझना, क्वेश्चन के अंदर भी आपके क्वेश्चन होता है, अगली बार पूछ सकते हैं कि अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 1982 में सम्मानित किया गया। ये इस तरह से आप क्वेश्चन वहां से बना सकते हो। अब आपने यहाँ 17 क्वेश्चन देखे। अब 17 क्वेश्चन में से आप यहाँ समझो, अगर मैं यहाँ कहूँ कि आपके अग्नि नृत्य आपके 17 क्वेश्चन में 4 बार रिपीट हो गया अग्नि नृत्य। अब अग्नि नृत्य को आप अगली बार फिर रिपीट हो सकता है, इसके बारे में पूरा देखो इसमें कौन कौन सा उद्घोष है, कौन से संप्रदाय किया जाता है, कौन से जिले में होता है, कौन भाग ले, इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ऐसे गिदड़ नृत्य है, गिदड़ नृत्य के बारे में पूरा आप यहाँ पढ़ो। मांड गायकी के बारे में पूरा पढ़ो कि मांड गायकी कहाँ है, किस तरह से इसका उद्गम हुआ, कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसी तरह महिला पुरुषों के जो नृत्य हैं, महिलाओं कौन कौन से नृत्य हैं, कौन कौन से नहीं है, वाद्य यंत्र किस किस में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस में नहीं किया जाता है, इसे जनजातियों के जो नृत्य हैं कौन कौन से हैं, ये आपके अलग अलग होते हैं। तो आप प्रत्येक टॉपिक में इस तरह से करोगे, हो सकता है कि 17 क्वेश्चन बताए, इस 17 क्वेश्चन में से ही आपका एक क्वेश्चन आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप इसके आगे तो पढ़ोगे इसी। जैसे मैं आपको 1-2 बता देता हूं। जैसे मान लीजिए बीलों के जो नृत्य जनजातियों में, इसमें कुछ नृत्य में कुछ ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। बीलों में आप ये याद कर सकते हो कि रघु की गैंग ने हाथी से युद्ध किया। ये परंपरागत ट्रिक है, वर्षों से चली आ रही है, ये ट्रिक है वर्षों से आ रही है, हम पढ़ते तभी से हमें याद है। तो रघु की गैंग ने हाथी से युद्ध किया, तो रघु की गैंग ने हाथी से युद्ध किया। तो र से रमणी नृत्य, गु से गुमराह नृत्य,
गे से गेर नरते, ग से गौरी नरते, न से नेता नरते, हाथी से हाथी मना नरते, यू से युद्ध नरते, द से दी चक्री नरते। तो रघु के गैंग ने हाथी से युद्ध किया। तो रमणी, गुमरा, गेर, गौरी, नेजा, हाथी मना, युद्ध, ये सब किसके नरते हैं? ये भील जनजाति के नरते हैं। इसी तरह से काल बेलिया के नृत्य कौन कौन से? तो काल बेलिया की जनजाति में आपको केवल बाईपास याद करना है। बाईपास में ब से क्या बनेगा आपके? बा से बागड़िया, ई से इडोनी, पा से पनियारी, स से संकरिया। तो बाईपास याद करें, ब से तो बागड़िया, ई से इडोनी, प से पनियारी, स से संकरिया। ये चार नृत्य है काल बेलिया के। गरासिया में माँ का मोकू एक जग बालू दे। माँ मोकू एक पश्चिमी राजस्थान की बोली है कि माँ मुझे मतलब मोकू, माँ मोकू एक जग बालू दे, बालू यानी कि रेत दे, एक जग बालू दे। तो माँ मोको एक जग बालू दे। माँ से मादल, मो से मोरिया, कू से कूद, ज से जावरा, वो से वालर, लू से लू नरते। ये ग्रह जनजाति के। सर के लंगा, बिछिया, झेला, ये आपके जो औरतें जो आभूषण पहनती है उनके नाम पर जो नरते हैं वो केवल आपके सर जनजाति में मिलते हैं। कौन कौन से? लंगा, बिछिया, झेला, ये सब ये आपके उसमें सर जनजाति में क्या जाते हैं? जैसे लंगा से लंगी नरते, बिछिया से बिछवा नरते, जिला से जिला नरते। किसमें? ये आपके सर जनजाति में। कंजर में चक्री नरते, कसौड़ी में मावला नरते। अब जैसे आपने समझ लो, यहाँ में लिख दू कच्चा मावा, यहाँ मैंने क्या लिखा? कच्चा मावा। कच्चा से क्या हुआ? कतोड़ी जनजाति। अब मावा से मावलिया नरते। तो मावलिया नरते कौन सी जनजाति? आपके कतोड़ी जनजाति। इस तरह से आप याद कर सकते हो इन चीजों को। तो ये आपके जनजातियों के बाकी जो दूसरा विस्तार वाला वीडियो है वो आपके आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको राजस्थान क्लास संस्कृति को इसी तरह से पूरा करा दिया है। आप पूरे वीडियो देखो आराम से, और आर्वी मानुषी स्टडी ऐप पर जो आपके नोट्स दे रखे हैं, जो वीडियो दे रखे हैं, उनको भी आराम से पढ़ो, किताबों को आराम से देखो विस्तार से, क्योंकि अभी आपके पास समय है 3-4 महीने का, उसमें आराम से आपको सब कुछ आपके सिलेबस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ये आपका अंतिम वीडियो है, अंतिम कक्षा है। इसमें आपको कुछ विशेष बातें समझनी होगी। आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी इस तरह से होना चाहिए कि जो याद करे वो आपको लंबे समय तक याद रहे। मैं बात करूंगा इस अंतिम कक्षा में अंतिम टॉपिक राजस्थान कला संस्कृति का एक टॉपिक है महत्वपूर्ण, जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके, वो है आपके भाषा और साहित्य। साहित्य में आपके पुस्तकें हैं, किस व्यक्ति ने कौन सी पुस्तक लिखी, इन पुस्तकों को याद करना बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। और मेरा उद्देश्य है कि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको पुस्तकें किस तरह से याद करनी है, और आपको ये भी एनालिसिस करना है कि पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके राजस्थानी इतिहास में बहुत से टॉपिक है। राणा कुंभा है आपके, यहाँ पे जो जितनी भी टॉपिक है, जैसे चौहानों में आपके विग्रहराज चतुर्थ है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं ये भी आपकी इसमें से ही पूछी जाती हैं। तो शासकों के जो प्रमुख शासक है उनकी रचनाओं भी आपको याद करनी है। जैसे मैं आपके सामने कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, इनको देखिए। देखो, अभी 2024 में संस्कृत विभाग में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिसंबर 2024 में, 4-5 महीने की पहले ही बात है। देखो यहाँ पर दयाल दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आया था अभी। दयाल दास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो इसमें 3 ऑप्शन थे, बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात, देश दर्पण, आख्यान कल्पद्रुम। ये तीनों ही रचनाएं किसकी है? दयाल दास की रचनाएं हैं। अब तीनों ही ऑप्शन में दे रखी थी, तीनों ही सही थे। अगली बार हो सकता है कि आपके पूछ ले कि देश दर्पण रचना किसकी है, आख्यान कल्पद्रुम रचनाएं किसकी है, या बीकानेर राठौड़ी ख्यात किसकी है। बहुत सी ख्यातें हैं, बीकानेर है, जोधपुर है, अलग अलग ख्यात है। इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसी तरह द अली चौहान डायनेस्टी किस इतिहासकार की रचना है? ये क्वेश्चन आपके पहले तो पूछा गया 2010 में, उसके बाद में यही क्वेश्चन द अली चौहान डायनेस्टी क्वेश्चन आपके 2018 में सेम टू सेम आया। सेकंड ग्रेड में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके पूछा गया। इसके थे रचनाकार दशरथ शर्मा। अब दशरथ शर्मा में देखो मेरे भैया, दशरथ शर्मा ने, मैंने आपको वहां काली बंगा में बताया था कि दशरथ शर्मा में आपने देखा होगा द है, द से तीसरा,
द त दोनों का मतलब यह है कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था और इनकी पुस्तक बहुत फेमस है। इसी तरह राजस्थानी कविता पातल पीतल के रचयिता कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया 2010 में क्वेश्चन था। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? बीनमाल के कवि माघ थे। बादली के रचनाकार कौन? चंद्र सिंह है। एक क्वेश्चन आए हुए जो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बात करेंगे। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? ललित विग्रहराज का यही क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। यही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ 2016 में। सोमदेव इसका रचनाकार था। खुंबा द्वारा रचित ग्रंथ, अब देखो यहाँ पर पहले तो पूछा गया 2013 में कि कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। कुंभा ने बहुत से ग्रंथों की रचना की, संगीतकार भी था, स्वयं वीणा वादक भी था। तो कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, पहले पूछा गया। फिर 2012 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है। इसके 8-10 ग्रंथ है, जिसमें से रचित ग्रंथ कौन सा माना गया था? संगीत राज, संगीत मीमांसा, असोड प्रबंध, अलग अलग इसकी रचना है। तो कुंभा की रचनाएं पूरी आपको याद होनी चाहिए। किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? नेह तरंग किस राजपूत शासक के द्वारा नेह तरंग रचित है? तो यह है राव बुद्ध सिंह। किसके द्वारा? राव बुद्ध सिंह के द्वारा। इसी तरह फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाट का जंजाल शीर्षक के लेखक कौन है? तो शिवचरण भरतिया। ये क्वेश्चन थे आपके। और अभी आपने 2022 का एग्जाम दिया होगा, आपने 2022 का एग्जाम दिया होगा सेकंड ग्रेड का, तो उसमें आपके 3 क्वेश्चन थे ये वाले। 3 पावर में 2022 में जो एग्जाम हुआ उसमें आपने देखा होगा 2022 वाला 3 पावरी में थे 2022 में। एक तो था नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन थे? वो थे पल्हन। इसी तरह मानचरित्र रासों की रचयिता कौन है? कवि नरोत्तम। श्रुतों के लेखक कौन है? सोमेश्वर। ये तो क्वेश्चन थे। अब मेरा टारगेट ये है कि जो आपके रचनाएं हैं उनको आप याद कर सको। उनको आपको किस तरह से याद करना है, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उनको यहाँ समझना और देखना आपको, बाकी बहुत सी मैं आपको अलग से ऐड कर दूंगा। देखो यहाँ पर अब समझना, यहाँ पर अब यहाँ समझने की बात है आपके, जैसे एक एक चीज को यहाँ पर समझेंगे। यहाँ बात करते हैं बीकानेर से। अब बीकानेर से बात करेंगे तो बीकानेर का शासक था राव जेतसिंह। कौन था? राव जेतसिंह था। राव जेतसिंह के 2 पुत्र थे। राव जेतसिंह के कल्याणमल का जो पुत्र था राव जेतसिंह के 2 पुत्र थे। बीकानेर शासक था। एक था राय सिंह, दूसरा था पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह बीकानेर का शासक भी था। बाद में राय सिंह को आपको पता होगा कि जोधपुर का शासक भी नियुक्त किया था, प्रशासक भी नियुक्त किया था अकबर ने। जब चंद्रसेन जोधपुर से भाग गया था तब उसको राय सिंह को अकबर ने वहां का जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था। और पृथ्वीराज राठौड़ जो राय सिंह का भाई था, इसको गागरोन भेज दिया था और गागरोन दुर्ग में आए थे। मैंने आपको दुर्ग में बताया था कि इन्होंने अपनी पुस्तक थी पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे, इतनी दूर से, देखो कहाँ, झालावाड़ भेजा, वहां से अकबर ने इनको गागरोन की जागीर थी और पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ गागरोन आए। और गागरोन आने के बाद में गागरोन में ही रहकर पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना की। कौन सी भाषा में की? ये डिंगल भाषा में की। अगर आपके मारवाड़ी में पूछे तो उत्तर मारवाड़ी में इसकी रचना की। मैंने आपको अलग अलग चीजें बताई थी, डिंगल भाषा की है। और यहाँ पर अब एक बात समझना, ये तो आपको पता है कि पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी री। अब डिंगल भाषा का है, डिंगल भाषा की बहुत शानदार रचना है। अब यहाँ पर समझना, मैं यहाँ पर 2 चीजें बताऊंगा। एक है यहाँ पर टेसी टोरी। कौन है? टेसी टोरी इंग्लैंड के, इटली के जो उदने स्थान के थे टेसी टोरी और दुर्सा आड़ा। अब यहाँ पर देखो दोनों में क्या समानता है। टेसी टोरी में ट है, दुर्सा आड़ा में दो है, दोनों समान है। यहाँ पर देखना टेसी टोरी में ट है, क्या है? ट। अब टेसी टोरी ने इसको डिंगल में नया लिखूंगा, डिंगल में भी क्या है? ड। दोनों में समान है नहीं है? ब व समान है, ट ड दोनों समान है। तो टेसी टोरी ने डिंगल का एरोस किसको कहा? पृथ्वीराज राठौड़ को। डिंगल का एरोस किसने कहा? इसने।
ठीक है। इसी तरह से दुर्सा आड़ा ने दोनों समान, बिल्कुल दुर्सा आड़ा ने क्या कहा, दुर्सा आड़ा ने इनकी जो रचना थी वेली कृष्ण रुक्मिणी, इसको 5वां वेद कहा और 19वां पुराण कहा। राजस्थान में जो राजस्थानी साहित्य में 5वां वेद किसको माना जाता है? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। 5वां वेद किसको कहा दुर्सा आड़ा ने? वेली कृष्ण रुक्मिणी। और इसको 18 पुराण है और 19वां पुराण इसको कहा किसे? दुर्सा आड़ा ने। तो डिंगल का एरोस किसको कहा जाता है? राजस्थानी साहित्य में डिंगल का एरोस पृथ्वीराज राठौड़ को किसने कहा? टेसी तोरी ने कहा। और दुर्सा आड़ा ने क्या कहा था इसकी ग्रंथ को? वेली कृष्ण रुक्मिणी। लेकिन एक बात और समझना, यहां पर एक ग्रंथ तो हो रहे कृष्ण जी री वेली, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो वेली कृष्ण रुक्मिणी है, लेकिन ये करमजी रुनिसा का एक ग्रंथ है कृष्ण जी री वेली। करमजी रुनिसा का ग्रंथ है कृष्ण जी री का है, क से क कृष्ण रुक्मिणी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, वो अलग है ये अलग है। अब बात करते हैं जोधपुर राज्य की, बीकानेर की बात करिए अपन ने। जोधपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 शासक है, एक है मान सिंह राठौड़, एक है जसवंत सिंह। यहाँ पर मान सिंह राठौड़ जसवंत सिंह की बात करेंगे। मान सिंह राठौड़ के समय मान सिंह में म है, म से मुरारीदान। मुरारीदान ने यहाँ पर एक, क्योंकि मान सिंह राठौड़ खान का था, जोधपुर का था, तो जोधपुर के शासक था, तो जोधपुर का शासक के लिए मुरारीदान ने मान सिंह के लिए जोधपुर राजरी ख्यात लिखी और बाकीदास ने बाकीदास री ख्यात लिखी। अभी वहां पर पूछा था, दयालदास का क्वेश्चन आया था कि बीकानेरी ख्यात और दयालदास की थी और जोधपुर ख्यात मुरारीदान की थी। किसकी थी? मुरारीदान की थी, जो खान का था मान सिंह राठौड़ का दरबारी साहित्यकार था, कवि था मुरारीदान मान सिंह राठौड़ का, जोधपुर का, इसलिए उन्होंने जोधपुर राजरी ख्यात रखी और बाकीदास री ख्यात ने बाकीदास री ख्यात रखी, क्योंकि अपन जोधपुर को याद नहीं कर पाएंगे मान सिंह राठौड़। और जसवंत सिंह के समय जो राजस्थान का प्रसिद्ध साहित्यकार मोहम्मद नैंसी इनके दरबार में थे। मोहम्मद नैंसी के बारे में अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो यहाँ समझना, मोहम्मद नैंसी में मुंह है, क्या है? मुंह। मोहम्मद नैंसी में मुंह है और मुंशी देवी प्रसाद में भी मुंह है। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद और मोहम्मद नैंसी में दोनों में मुंह है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैंसी को अब्बुल फजल कहा, राजस्थान का अब्बुल फजल। किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैंसी को। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। समझ गए? राजस्थान का अब्बुल फजल अकबर का दरबार में बहुत बड़ा साहित्यकार था भारत का। लेकिन भारत का जो राजस्थान की बात, राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहते हैं? तो अब्बुल फजल कहते हैं मोहम्मद नैंसी को। और मोहम्मद नैंसी को किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। अब यहां पर समझना, मुंशी देवी प्रसाद में यहाँ पर देवी है, क्या है? यहाँ पर देवी आ रहा है बीच में। देवी का मतलब क्या होता है? माता। जैसे वैष्णो देवी हुई, ये कोई भी देवी हुई, तो देवी का मतलब क्या है? माता। तो देवी यहाँ पर आ गया, तो देवी का मतलब क्या है? माता। मतलब मुंशी देवी प्रसाद को कानून की माता भी कहते हैं साहित्य में। कानून की माता किसे कहते हैं? मुंशी देवी प्रसाद को, देवी से माता। ठीक है, इसी तरह मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी का मतलब है जो लिखने वाला, लिखने का मतलब मुंशी का काम यही होता है लिखने वाला। अगर आप न्यायालय में जाओगे तो वहां पर बहुत से मुंशी मिलेंगे, मुंशी से क्या करते हैं? आप लिखवाते हैं। तो लेखन कला का जो सूत्रपात किसने किया? मुंशी देवी प्रसाद ने ही किया। राजस्थान में सामाजिक इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत इसने ही किया। अब मोहम्मद नैंसी की बात करें, राजस्थान का अब्बुल फजल। मोहम्मद नैंसी की 2 रचनाएं हैं, एक तो है नैंसी री ख्यात, एक है मारवाड़ रा प्रगनारी विकत। नैंसी री ख्यात और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। नैंसी री ख्यात सबसे पुरानी ख्यात है राजस्थान की। अलग अलग ख्यात है, जिसमें से राजस्थान की सबसे प्राचीन जो ख्यात मानी जाती है वो नैंसी री ख्यात है। और सबसे बड़ा जो गजेटियर है, सर्व संग्रह है, राजस्थान का गजेटियर या सर्व संग्रह कहा जाता है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को। दोनों ही ये आपको ध्यान रखना है, नैंसी री ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत। जोधपुर री ख्यात किसने लिखी थी? जोधपुर का शासक था मान सिंह का दरबारी कवि कौन था? मुरारीदान ने लिखी। ये मारवाड़, बीकानेर को मारवाड़ी भी बोलते हैं। बीकानेर का जोधपुर का जो शासक था कौन? जसवंत सिंह का जो दरबारी कवि था मोहम्मद नैंसी। मोहम्मद, जोधपुर का मतलब मारवाड़ी होता है। अब मोहम्मद नैंसी था, मोहम्मद नैंसी ने यहाँ पर मारवाड़ी प्रगनारी विगत लिखी। अब 3 और समझना है यहाँ पर है, एक तो है कुवलय माला।
कोयले माला। दूसरी है बर्तेसर भावबुरी गौर, बर्तेसर भावबुरी गौर। एक है बर्तेसर भावबुली रास। अब तीनों ही रचनाओं को आपको याद करना है कि तीनों के लेखक कौन कौन हैं। जैसे यहाँ पर कोयले माला है, बर्तेसर भावबुरी गौर है, बर्तेसर भावबुली रास है। अब यहाँ पर समझना, कोयले माला का मतलब क्या समझोगे तुम? जैसे मैं बोलूं कि आपका कुल का उद्धार, कुल का उद्धार। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़ी नौकरी लग के आप वंश का, कुल का आप नाम करोगे, उद्धार करोगे, मतलब किसी का श्राप पड़ गया किसी कुल पे, वंश पे, तो उसका उद्धार हो गया। तो कुल का उद्धार, कुल का मतलब क्या है? कुल का मतलब क्या है? कुल का मतलब है कोयल माला। क्या है? कोयल माला। और उद्धार का मतलब है उद्बोधन सूरी। कोयल माला के ग्रंथ की रचना की सबसे शानदार है कोयल माला। इस ग्रंथ की रचना की उद्बोधन सूरी ने। और कोयल माला ग्रंथ में यहाँ पर 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक भाषा है मरु भाषा का भी इसमें उल्लेख मिलता है। मरु का मतलब राजस्थानी भाषा। कोयल माला में यानी कि देखो इतने प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी यहाँ पर मरु भाषा का उल्लेख मिलता है, जिसमें 18 भाषाओं में। कोयल माला का ग्रंथ किसने? उद्बोधन सूरी ने। इसी तरह बर्तेसर भावबुली गौर। अब देखो दोनों में सेम सेम है, यहाँ कंफ्यूजन यही होगा। देखो यहाँ पर भी बर्तेसर भावबुली है, यहाँ पर भी बर्तेसर भावबुली है, दोनों है, केवल पीछे में अंतर है। यहाँ पर है गौर, यहाँ पर है रास। अब गौर का मतलब क्या है? गौर का मतलब क्या है? इंद्र के वज्र से। अब इंद्र किसका देवता है? वर्षा का। तो वर्षा किससे करता है? इंद्र। इंद्र करता है अपने जो हथियार है वज्र, वज्र जिसका मुख्य, जैसे कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है, शिव का भगवान के पास त्रिशूल है, तो इसे इंद्र के पास वज्र है। तो वज्र से वो घनघोर वर्षा करता है। क्या करता है? इंद्र वज्र से घनघोर। अब यहाँ पर वज्र आ रहा है तो मैं यहाँ बोलूं वज्र से, किससे? यहाँ मैं बोलूं कि यहाँ पर वज्र से घनघोर वर्षा करता है। कौन करता है? यहाँ पर देखो वज्र का मतलब क्या होता है? वज्र से सूर्य। और घोर का मतलब घोर वर्षा करता है। बर्तेसर भावबुली गौर वज्र से सूर्य की है। और लास्ट में रास, रास में स है, स से शालिभद्र सूर्य, शालिभद्र सूर्य, स से शालिभद्र सूर्य। रास में स आ रहा है, स से क्या बनना है? शालिभद्र सूर्य। तो उद्बोधन सूर्य की कौन सी है? कोयल माला। बर्तेसर सूर्य की कौन सी है? भावबुली, बर्तेसर भावबुली गौर। और लास्ट है बर्तेसर भावबुली रास, किसके? शालिभद्र सूर्य की। ये तीनों ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसके बाद में बात करेंगे अलग अलग। अब दो और बहुत शानदार इतिहासकार है आधुनिक साहित्य के, दोनों में आप बात करेंगे। यहाँ पर देखो एक तो है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण और श्यामल दास। सूर्यमल मिश्रण तो बूंदी के थे और श्यामल दास थे यहाँ के मेवाड़ के, उदयपुर के। ऐसे सूर्यमल मिश्रण की बहुत सी ही रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बात यहाँ पर करेंगे। देखो सूर्यमल मिश्रण ने जो बुक लिखी उसका नाम था वीर सप्तशती। क्या नाम था? वीर सप्तशती। और श्यामल दास ने लिखी वो थी वीर विनोद। दोनों में स है और दोनों में वीर वीर है, तो यहाँ पर अपन को कंफ्यूजन हो जाता है। तो वीर सप्तशती की जो रचना की उसका मतलब है उसमें वीर सप्तशती में बूंदी राज्य का इतिहास का वर्णन है, और जबकि वीर विनोद में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। और श्यामल दास को, श्याम ध्यान रखना मेवाड़ के थे, श्यामल दास में स है और शंभू सिंह में भी क्या है? स है। तो शंभू सिंह जब मेवाड़ के शासक थे तो शंभू सिंह ने श्यामल दास को स क्या कहा था? कवि राजा कहा था। क्या कहा था? कवि राजा। कवि राजा की उपाधि किसने दी? तो शंभू सिंह ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी। और अंग्रेज सरकार ने श्यामल दास को केसर है हिंद भी दिया। श्यामल दास को बहुत बड़े कवि थे, शानदार थे। तो समझ गए यहाँ पर वीर विनोद किसकी है? श्यामल दास की। और वीर सप्तशती किसकी है? मयूर चंद भी है, अलग अलग है। तो यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण की। आगे बात करेंगे शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन ने कौन सी लिखी? शिवदास गार्डन जो गागरोन के थे, इसमें ही यहाँ पर गागरोन की शाखा के उल्लेख मिलता है। इसमें है अचलदास खिचड़ी वचनिका, शिवदास गार्डन की है। अचलदास ने वहाँ पर जोहर किया था। जोहर का मतलब वहाँ पर शाखा हुआ था। इन्होंने कैसे किया? उनकी राजपूत स्त्रियों ने जोर किया। अचलदास ने जो अचलदास जो वचनिका है किसने लिखी? शिवदास गार्डन। वचनिका से लिखी प्रथम रचना मानी जाती है, ये वचनिका से लिखी।
वचनिका शैली की प्रथम रचना। अलग अलग ये वात है, ख्यात है, वेली है, अलग अलग आपकी आती है, उनके बारे में बात करेंगे। अगला है शिवचरण भरतिया। अभी आया था आपके शिवचरण भरतिया। शिवचरण भरतिया की बात करेंगे तो यहाँ पर है कनक सुंदरी, केसर विलास, विश्राम प्रवास। ये तीनों ही रचनाएं किसकी है? शिवचरण भरतिया की। शिवचरण भरतिया की कनक सुंदरी में क, केसर विलास में क। कनक सुंदरी राजस्थान का प्रथम उपन्यास है शिवचरण भरतिया का। कनक सुंदरी शिवचरण भरतिया का प्रथम उपन्यास, केसर विलास प्रथम नाटक राजस्थान का, और विश्राम प्रवास राजस्थान की प्रथम कहानी। देखो तीनों ही किसने? शिवचरण भरतिया ने राजस्थान का प्रथम उपन्यास लिखा, शिवचरण भरतिया ने ही राजस्थान का प्रथम नाटक लिखा, शिवचरण भरतिया ने ही राजस्थान की प्रथम कहानी लिखी। ये आपको एक ही व्यक्ति ने 3 काम किए, कनक सुंदरी, केसर विलास, विश्राम प्रवास। अगला है नथमल जोशी। नथमल जोशी की रचना है आबा पेट की। कौन सी है? आबा पेटपट की। ये स्वतंत्रता के बाद का प्रथम उपन्यास है। जब भारत को स्वतंत्रता हुई, राजस्थान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो आबा पेट की नथमल जोशी का प्रथम क्या था? उपन्यास था राजस्थान का। और दर्द दुरारी, ये भी इसका नथमल जोशी का। आगे बात करेंगे अन्य कुछ जो आपके इंपोर्टेंट है, यहां पर देखना। अब यहां आता है नंबर 1, कर्णिदान की जो रचना है सूरज प्रकाश। क्या है? सूरज प्रकाश। अब कैसे याद करोगे आप एक बात देखो कि कर्ण के पास एक कवच था जो प्रदान किया था सूर्य ने, सूर्य भगवान ने, क्योंकि सूर्य भगवान के पुत्र माने जाते कर्ण। जैसे पांडवों की जो पांडवों के भाई थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्ण थे, कर्ण सूर्य के ही पुत्र थे, और सूर्य ने ही उनको अपने पुत्र की रक्षा के लिए उनको कवच दिया था। बाद में भगवान कृष्ण ने, इंद्र ने वहां पर उसका कवच ले लिया था, इस कारण ही कर्ण मारे गए थे। अब यहाँ पर याद कैसे करोगे? कर्ण सूर्य का पुत्र था, ये तो याद है ना आपको। तो कर्ण सूर्य का पुत्र था, तो कर्ण से क्या हो रहा है? कर्णिदान। और सूर्य से क्या हो रहा है? सूरज प्रकाश। कर्ण से कर्णिदान, सूर्य से सूर्य प्रकाश। तो कर्णिदान की रचना कौन सी है? सूरज प्रकाश। ठीक है। इसी तरह खाद, आप कभी आपने खेती की होगी, किसान है जो अपनी फसलों को लेकर खाद देते हैं, तो खाद आपको याद रखना है। खाद में खा है, खा से बन रहा है खुमान रासो, खा से खुमान रासो, और द से दलपत विजय। खाद, खा से क्या हुआ? खा से हुआ खुमान रासो, द से हुआ दलपत विजय। तो खुमान रासो की रचना किसने की? दलपत विजय ने। इसी तरह उसके विरुद्ध दुस्साहस मत करो, जैसे बोल देना उसके विरुद्ध दुस्साहस मत करो, नहीं तो वो तुम्हें नेस्ता, जैसे बोल दे पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुस्साहस मत करो। जैसे उसके विरुद्ध दुस्साहस मत करो, जैसे यहाँ मैंने लिखा उसके विरुद्ध दुस्साहस मत करो। तो विरुद्ध का मतलब क्या होता है? विरुद्ध का मतलब विरुद्ध छतहरी। विरुद्ध छतहरी की रचना किसने की? दुस्साहस का दुस्सा मतलब दुर्सा आड़ा ने। किसने? दुर्सा आड़ा ने विरुद्ध छतरी की रचना की। विरुद्ध छतरी, विरुद्ध का विरुद्ध दुस्साहस। ठीक है। इसी तरह से बीन, सांप की जो बीन होती है, बीन बताते हैं, बीन से याद करना। बीन में बी है, बी से बिसलदेव रासो, बी से बिसलदेव रासो, और न से नरपति नाल। बिसलदेव रासो की रचना किसने की? नरपति नाल ने। और लास्ट है सीता राम की लालसा में व्याकुल थी। जब रावण सीता को ले गया तो राम की लालसा में क्या थी? व्याकुल थी। तो सीता राम की लालसा में व्याकुल थी। तो सीता राम से क्या हुआ? सीताराम लालसा। सीताराम की लालसा में व्याकुल थी, तो सीताराम लालसा, सीताराम लालस का मतलब क्या हुआ? राजस्थान व्याकरण। व्याकुल से मतलब व्याकरण। सीताराम लालस ने राजस्थान व्याकरण की रचना की। व्याकुल से क्या हुआ? व्याकरण। सीताराम से क्या हुआ? सीताराम हुआ। तो सीताराम लालस ने राजस्थान व्याकरण की रचना की। व्याकरण से, व्याकुल से व्याकरण की रचना की। ये राजस्थान का सबसे बड़ा शब्दकोश है, राजस्थान व्याकरण। ये आपको यहाँ पर याद करने हैं। बाकी जो अलग अलग जो दिए हुए छोटे जो आपको याद करने हैं, ये तो आपको मुख्य जो आपको याद करना राजस्थान साहित्य में। बाकी बहुत सारे हैं, मैं अलग से आपके वहाँ पर ऐप में, आर्य मानुषी स्टडी ऐप में, आपके कोर्स में अलग से ही आपके एड हो जाएंगी। उनको आप बार बार अध्ययन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। अलग से आपको जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। बाकी जो चीज़ें बच रही है मैं अलग से आपके एक PDF वहाँ पर जोड़ दूंगा, उसको अलग से आप प्रिंट करवा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।